हो, जब उमर खालिद एंड शर्जिल इमाम को बेल डिनाई करने के ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट हेविली क्रिटिसाइज होने लगे। सोशल मीडिया से लेकर प्रोटेस्ट तक ये नैरेटिव बने कि कोर्ट ने लिबर्टी को इग्नोर कर दिया। लेकिन अब वही क्रिटिसिज्म एक नया और ज्यादा सीरियस एंगल ले चुका है, क्योंकि अब निशाना सुप्रीम कोर्ट से हटकर सीधा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह पर आ गया है। और यहीं से एक अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा होता है कि क्या क्रिटिसिज्म और डिसेंट के नाम पर हम अपनी बाउंड्रीज भूलते जा रहे हैं? तो क्या इस मुद्दे में एक बार फिर से जेएनयू स्कॉलर्स पर एफआईआर दर्ज होने वाली है? और क्या है ये पूरा मुद्दा? चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। अभी पूरी कंट्रोवर्सी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबरमती हॉस्टल से शुरू होती है। मंडे रात लगभग 9 से 10 बजे के बीच JNU-SU के कॉल पर एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑफिशियल रीजन था जनवरी 5, 2020 कैंपस वायलेंस के 6th एनिवर्सरी और सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट का विरोध जिसमें उमर खालिद और शर्जिल इमाम को बेल नहीं मिली। प्रोटेस्ट एक डेमोक्रेटिक राइट है, इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब प्रोटेस्ट स्लोगन्स में बदल जाते हैं और स्लोगन्स क्रिटिसिज्म से आगे निकलकर ऑब्जेक्शनेबल, प्रोवोकेटिव एंड इन्फ्लेमेटरी हो जाते हैं। ये शब्द JNU एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं, उनके ऑफिशियल पुलिस कंप्लेन के हैं। अब स्लोगन्स ऐसे यूज किए गए थे जिसने कि लोगों को चौंका दिया, क्योंकि कहा गया कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी JNU की धरती पर। अब JNU यूनिवर्सिटी ने वसंत कुछ पुलिस को जो कंप्लेन दी, उसमें क्लियरली कहा गया कि जो स्लोगन्स रेज किए गए हैं वो हेट स्पीच के कैटेगरी में आते हैं, JNU कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हैं और उनमें ये पोटेंशियल है कि वो सीरियसली डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर, कैंपस हार्मनी एंड द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। सिर्फ इतना ही नहीं, कंप्लेन में ये भी मेंशन किया गया है कि ये अ डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बराबर है। इसी बेसिस पर JNU ने भारतीय न्याय संहिता के रिलेवेंट प्रोविजंस के अंडर FIR रजिस्टर करने की डिमांड की है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज समझना जरूरी है, डिसेंट और अब्यूज के बीच का फर्क सिर्फ थियोरिटिकल नहीं होता, वो लीगल भी होता है। इसीलिए JNU एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहा कि एक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसेंट, अब्यूज एंड हेट स्पीच विच लीड्स टू पब्लिक डिसऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है। अब ये कोई अथॉरिटेरियन स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। आप सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से डिसएग्री कर सकते हैं, आप बेल डिनाइल पर क्वेश्चंस उठा सकते हैं, लेकिन अगर स्लोगन्स, कॉफिन्स, थ्रेट्स और पर्सनल अटैक की तरफ चले जाते हैं तो वो डिसेंट के दायरे से बाहर हो जाते हैं। अब इस प्रोटेस्ट के वीडियो जब सर्कुलेट हुए तब यूनिवर्सिटी ने कहा कि उसने वेरी सीरियस कॉग्निजेंस लिया है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सिक्योरिटी ब्रांच को पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने का डायरेक्शन दिया। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने इस इंसिडेंट को लाइटली नहीं लिया और ऑनेस्टली ले भी नहीं सकता था, क्योंकि जब स्लोगन्स डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के खिलाफ हो, वो भी थ्रेटनिंग अंडरटोन के साथ, तो वो सिर्फ कैंपस पॉलिटिक्स नहीं रहते। इस बीच एक और डेवलपमेंट होता है। एडवोकेट विनीत जिंदल दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक सेपरेट कंप्लेन फाइल करते हैं, स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के खिलाफ लगाए गए स्लोगन्स को ही लेकर। उनका स्टेटमेंट क्लियर था कि ये स्लोगन्स भड़काऊ और उकसाने वाले हैं। यानी इशू सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का इंटरनल मैटर नहीं रहा, बल्कि नेशनल अटेंशन का सेंटर बन गया है। अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी तुरंत आए। बीजेपी लीडर और दिल्ली एनवायरनमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा ने रिएक्ट करते हुए कहा, व्हाट इज देयर लेफ्ट टू से इफ दे स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये स्टेटमेंट एक अनकंफर्टेबल रियलिटी को पॉइंट आउट करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट के बाद रिएक्शन का तरीका ये हो जाए कि इंस्टीट्यूशन और इलेक्टेड लीडर्स के खिलाफ थ्रेट्स दी जाने लगे, तो फिर रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या रह जाता है? मिनिस्टर सिरसा ने ये भी कहा कि दे हैव नो लिंक विद दिस कंट्री, दे आर पीपल हु वांट टू ब्रेक अप इंडिया, दे स्पीक इल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आप उनकी लैंग्वेज से अग्री करिए या डिसअग्री, लेकिन ये फैक्ट्स है कि स्लोगन का टोन नॉर्मल क्रिटिसिज्म से काफी आगे था। अब ABVP ने भी कहा कि वो इस मैटर में कंप्लेन फाइल करेगी। ABVP के सेक्रेटरी प्रवीण के पीयूष ने कहा कि द लेफ्ट स्टूडेंट्स शाउटेड स्लोगन्स नियर साबरमती हॉस्टल, दे स्पोक इल अगेंस्ट RSS, ABVP, PM मोदी जी। एक और ABVP मेंबर ने ये भी कहा कि वी विल परस्यू दिस मैटर एंड मेक श्योर दे आर पनिश्ड। इस तरह एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट धीरे धीरे एक फुल पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन में बदल गया, जहां लेफ्ट बैक्ड स्टूडेंट ग्रुप्स और ABVP आमने सामने आ गए। अब इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को प्रॉपर्ली समझना। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिसेस अरविंद कुमार और NV अंजारिया शामिल थे, ने एक लेंथी जजमेंट रीड आउट किया था। कोर्ट ने क्लियरली कहा कि द प्रोसिक्यूशन मटेरियल डिस्क्लोज्ड अ प्राइमा फसाई केस अगेंस्ट खालिद एंड इमाम, जिसकी वजह से द स्टैट्यूटरी बार टू बेल अंडर सेक्शन 43D सबसेक्शन 5 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अट्रैक्ट होता है। अब ये कोई कैजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं है। UAPA का सेक्शन 43D सबसेक्शन 5 स्पेसिफिकली कहता है कि अगर प्राइमा फसाई केस बनता है तो बेल का स्कोप बहुत लिमिटेड
ग्रांटेड हो जाता है। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि स्टेज पर प्रोसिक्यूशन एविडेंस और जो मटेरियल रिकॉर्ड पर है वो डज नॉट जस्टिफाई देयर एनलार्जमेंट ऑन बेल। और यहाँ एक और क्रूशियल लाइन आती है। रिकॉर्ड ये सजेस्ट करता है कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम का अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट एट द लेवल ऑफ प्लानिंग, मोबिलाइजेशन एंड इशुएंस ऑफ स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस था। ये सिर्फ पार्टिसिपेशन का एलिगेशन नहीं है बल्कि लीडरशिप और प्लानिंग का एलिगेशन है, जो बेल के कंटेक्स्ट में बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। अब इस वर्डिक्ट का एक ऑफन इग्नोर्ड एस्पेक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी अक्यूज्ड को एक जैसे ट्रीट नहीं किया। इस केस में 5 लोगों को बेल दी गई, गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शदाब अहमद। कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली कहा कि बेल मैटर्स में इट कैन नॉट ट्रीट ऑल इंडिविजुअल्स इक्वली। बेंच ने ये भी क्लैरिफाई किया कि उमर खालिद एंड शर्जिल इमाम स्टैंड ऑन अ क्वालिटेटिवली डिफरेंट फुटिंग एज कंपेयर टू अदर अक्यूज। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि कोर्ट ने इंडिविजुअल रोल्स एंड हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन को ध्यान में रखा। अब कोर्ट ने ये भी कहा कि द हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन रिक्वायर्स द कोर्ट टू असेस ईच एप्लीकेशंस इंडिविजुअली। मतलब ये वर्डिक्ट ब्लैंकेट रिजेक्शन नहीं था बल्कि केस बाय केस एनालिसिस का रिजल्ट था। जब सुप्रीम कोर्ट इतनी डिटेल में रीजनिंग देता है तब ये कहना कि डिसीजन आर्बिट्ररी या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस था एक बहुत सीरियस एलिगेशन बन जाता है, और इसीलिए शायद कोर्ट के खिलाफ क्रिटिसिज्म से ज्यादा डेंजरस वो रिएक्शन हो जाता है जो इंस्टीट्यूशंस और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ थ्रेट्स में बदल जाता है। ये सच है कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम पिछले 5 साल से जेल में हैं और ये फैक्ट नेचुरली सिंपैथी जनरेट करता है, लेकिन लॉ सिंपैथी पर नहीं एविडेंस पर चलता है। और सुप्रीम कोर्ट का काम ये देखना होता है कि बेल के लीगल पैरामीटर्स सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। कोर्ट ने यही किया, और जब कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद रिएक्शंस का सेंटर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बन जाए, वो भी कॉफिन्स और थ्रेट्स जैसे स्लोगन्स के साथ, तो सवाल उठता है कि क्या ये फ्री स्पीच है या फिर इंटिमिडेशन। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।